हेलो गाइस, आप सभी का स्काई व्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अगर आपको देखना हो तो वो मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज catalyze polymerization only in one direction, that is 5 days to 3 days। तो जो पॉलीमराइजेशन होगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन, वो 5 डेज टू 3 डेज के डायरेक्शन में ही होगा। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। Consequently, on one strand the template with polarity 3 days to 5 days, the replication is continuous। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस ऐसी टर्म आती है। तो कंटिन्यूस सिंथेसिस क्या है कि ये जो है, ये आपको जो स्ट्रैंड दिख रही है, ये है पेरेंटल स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और यहाँ पे जो है उसकी पोलैरिटी है वो 3 डेज टू 5 डेज है। और यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनेगी। ये जो स्ट्रैंड बन रही है 5 डेज टू 3 डेज, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा तब न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो बनेगी वो 5 डेज टू 3 डेज के डायरेक्शन में बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रैंड बन रही है वो 5 डेज टू 3 डेज के डायरेक्शन में बन रही है, और उसको बोलते हैं कंटिन्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे कंटिन्यूली बन रही है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस मीन्स कि यहाँ पे ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 5 डेज टू 3 डेज है। ओके, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन रही है वो 5 डेज टू 3 डेज बन रही है। पर यहाँ पे जो ये जो छोटे छोटी जो आपको दिख रही है उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। उसका नाम दिया गया है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे ये पार्ट दिख रहे हैं स्ट्रैंड के, उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और यही जो फ्रेगमेंट होते हैं, ये जो स्ट्रैंड बन रही है वो 5 डेज टू 3 डेज के डायरेक्शन में बन रही है, और यही जो फ्रेगमेंट है वो ज्वाइन होते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम से। डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब है जोड़ना। डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसको जोड़ रहा है, इसलिए उसका एंजाइम का नाम दिया गया है डीएनए लाइगेज। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चला न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन में कैसे बन रहे हैं, कंटिन्यूस स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। ओके, देन the DNA polymerization on their own cannot initiate the process of replication। जो डीएनए पॉलीमराइजेशन है वो अपने आप ही रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं करता है। Also the replication does not initiate randomly at any place in DNA। और जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए में कोई भी प्लेस में ऐसे ही नहीं हो जाता है। There is a definite region is in E. coli DNA where the replication origin of replication। तो ये जो बात है कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो ऐसे ही नहीं होता है डीएनए की स्ट्रैंड में। ये जो स्ट्रैंड होती है डीएनए की, तो यहाँ पे एक ऐसी प्लेस होती है यहाँ पे, तो जहाँ पे उसको बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है डीएनए की स्ट्रैंड में, वो वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन दैट a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedure requires a vector। ओके, तो जहाँ पे जो ये डीएनए की जो प्रोसीजर है उसमें रिक्वायर अ वेक्टर, द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी की जो बात है वो हम डिटेल में तो आगे के जो चैप्टर है रिकॉम्बिनेंट वाला उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ कि ये जो वेक्टर होता है उसमें अंदर यहाँ पे डीएनए इंसर्ट करता है।
ओके और वहां पे जो वेक्टर होता है उसमें प्रोवाइड होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होगा तो उसकी कॉपी बनेगी, बराबर। तो ये बात है कि जो इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए। तो ये जो फॉरेजिन डीएनए है वो ये वेक्टर में इंसर्ट किया गया, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इफ नीडेड टू बी प्रोपेगेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर रिक्वायर अ वेक्टर, और जो वेक्टर होता है उसमें प्रोवाइड किया जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पार्ट होता है। ओके देन further, not every detail of replication is understood well. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle. तो जो यूकैरियोट्स है उसमें जो रेप्लिकेशन होगा डीएनए का वो होगा जो सेल साइकिल का जो फेज है G1 S G2। तो जो S फेज है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ओके जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल है शुड बी हाईली कोऑर्डिनेट। मींस कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है और जो सेल डिवीजन हो रहा है वो हाईली कोऑर्डिनेटली हो रहा है। क्यों कि जैसे ही ये एक सेल है उसमें ये जो क्रोमोसोम है वो पहले सेपरेट हो गई। डीएनए का जो ये डीएनए है ये सेल के अंदर ये दो बन गया और फिर ये सेल डिवाइड होगा ऐसे, तो ऐसे फिर डीएनए भी पार्ट में बन गया, डिवाइड हो गया। तो ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है एंड सेल डिवीजन साइकिल है वो कोऑर्डिनेटली काम करती है। ओके अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। ये क्या बोल रहा है कि जो फेलियर हो रहा है सेल डिवीजन का, तो ये जो सेल डिवीजन है वो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। ओके तो पॉलीप्लॉइडी बन रही है। मीन्स कि जब जो ये जो है इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो ये एक क्रोमोसोम है उसमें से दो क्रोमोसोम, ये एक सेल में दो क्रोमोसोम, मीन्स के जो हैप्लॉइड होता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है, और डिप्लॉइड होता है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और मोर देन 46 क्रोमोसोम नंबर होगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। मीन्स के वहाँ पे आप हमको 46 से ज़्यादा क्रोमोसोम मिल रहे हैं। ओके तो वहाँ पे जो सेल का डिवीजन हो रहा है तब ये जो क्रोमोसोम ये सेपरेट नहीं होते हैं, उसमें एक में ही ये सेपरेट होते हैं। तो ये सेल का डिवीजन होगा तो उसमें ये एक सेल में क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। ओके और एक सेल में डिवाइड ही नहीं होगी। ओके गाइस तो अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। ओके तो आई होप सो कि मुझे यही समझाना था, बहुत ही आसान सा लेक्चर है। अभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके गाइस और थोड़ी सी मुझे वीडियो अपलोड करने में दिक्कतें आ रही है क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, तो सॉरी फॉर देट। एंड मैं ट्राई करूँगी अब कि आपको वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहे। ओके ओके गाइस तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।